हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर अस्मित कौर हेयर। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का। हमने कॉमन लॉ एक्सेप्शंस कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। ठीक है, आज हम करेंगे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल के अंदर स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस के 6 पॉइंट्स हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 34 एंड 35। कहते देखो, अगर कोई भी इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कि मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो कहते हैं अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत छपवा दिया आपने, ठीक है, कंपनी खुद तो नहीं प्रिंट कर सकती ना, तो अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट है और उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, कि किसी पर्सन को कोई लॉस या कोई डैमेज फेस करना पड़ा है, इफ एनी पर्सन सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, तो कंपनी और हर वो बंदा एंड एवरी पर्सन, द कंपनी एंड एवरी पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होगा? क्वेश्चन आया था ना माइंड में। चलिए देखिए, एवरी पर्सन में चाहे वो कोई डायरेक्टर है जो प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम पे डायरेक्टर था, चाहे वो कोई प्रमोटर है, चाहे कोई एक्सपर्ट है विच इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 26 सबसेक्शन 5, तो कोई भी बंदा वो क्या होगा? वो लायबल होगा कंपेंसेशन पे करने के लिए, इज लायबल टू पे कंपेंसेशन टू एवरी पर्सन जिसको लॉस या डैमेज बियर करना पड़ा है ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, वेरी गुड। अब इसी के अंदर जो पर्सन गिल्टी होगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। पनिशमेंट क्या हो सकती है? उसे जेल हो सकती है 6 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक, या फिर उसे फाइन देना पड़ सकता है। कितना फाइन? अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, या तो अमाउंट जितनी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब जितना नुकसान हुआ है लोगों का, जितने लोगों का, या तो उतनी अमाउंट, या फिर उसका 3 गुना भी पे करना पड़ सकता है, विच में एक्सटेंड टू 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व। क्लियर हो गया? इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स, और फाइन या तो जितना फ्रॉड किया है उतना ही, या उसका 3 गुना भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। कितना इजी था ना, इंटरेस्टिंग भी था। अब आ गया मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम, सेक्शन 12। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम, सेक्शन 12। अब देखो, कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे कोई हुंडीज है, चाहे कोई प्रॉमिसरी नोट है, चाहे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, इन सभी के ऊपर कंपनी का नेम प्रिंटेड होता है। ये बात तो हमें पता है ना। हुंडीज होंगी, प्रॉमिसरी नोट होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होंगे, तो रिटर्न थोड़ी होता है, उसके ऊपर कंपनी की जो नेम है वो प्रिंटेड होता है। अब कहते हैं अगर इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट होगा, मतलब कंपनी का नाम कुछ और है और थोड़ा बहुत वेरिएशन करके नाम कुछ और छपवा दिया, तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो अगर ऐसा कोई भी डिफॉल्ट है तो कंपनी और हर वो बंदा लायबल होगा इस चीज के लिए हु इज इन डिफॉल्ट। मतलब जिस पर्सन को नोइंगली ये बात पता है कि ये नेम ये नहीं है और गलत छपा हुआ है, तो वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे इस गलती के लिए, और उन्हें पेनाल्टी क्या पे करनी पड़ेगी? 1000 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूज। मतलब मान लेते हैं प्रोमिसरी नोट के ऊपर कंपनी का नेम जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है तो जब तक प्रोमिसरी नोट के ऊपर वो ठीक नहीं करवा लेते, तब तक उन्हें 1000 पर डे फाइन लगता रहेगा, लेकिन ये 1 लाख को एक्सीड नहीं करता। मतलब मैक्सिमम कितना लग सकता है फाइन? 1 लाख रुपीज। क्लियर हो गया? अब इसी के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कंपनी का नेम है L&R एजेंसीज लिमिटेड, L&R, लेकिन एक डायरेक्टर है, उसने क्या किया? उसने एक चेक साइन करा जिसके अंदर कंपनी का नेम लिखा हुआ है LR एजेंसीज लिमिटेड। फर्क देख रहे हो? वो L&R एजेंसीज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन चेक के ऊपर लिखा हुआ है LR एजेंसीज लिमिटेड। तो इस गलती के लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। पेमेंट कौन करेगा?
solely this director were held personally liable, क्योंकि उसकी मिस्टेक है, उसकी गलती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया, कंपनी को अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया, और जो बंदा रियल में उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था वही पर्सनली लाइबल होगा। ठीक है। फिर आता है थर्ड, फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, सेक्शन 39। फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, सेक्शन 39। अब एक कंपनी है, उसने अपने शेयर्स इशू करे टू द पब्लिक। अब आपको पता है ये शेयर्स कितने परसेंटेज होती है कि मिनिमम इतने सब्सक्राइब होंगे ही होंगे तभी कंपनी चल सकती है, नहीं तो एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ती है। तो 90% सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए मिनिमम। जितने भी शेयर्स उसने इशू करे, मान लो 1 लाख शेयर्स उसने मार्केट में इशू करे, तो कम से कम अगर लोग 90,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं तभी वो अपनी कंपनी रन कर सकता है। और ये सब्सक्रिप्शन कितने दिनों में होनी चाहिए? या तो विद इन 30 डेज ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिस दिन उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर 90% सब्सक्रिप्शन हो जानी चाहिए, या फिर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, या फिर सच अदर पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। अगर सेबी ने कोई टाइम पीरियड दिया है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लाइक, है ना, तो सेबी ने जितना टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर 90% सब्सक्रिप्शन हो जानी चाहिए। मान लो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होती, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होती, ठीक है, तो क्या होगा? तो एप्लीकेशन अमाउंट को रिफंड करना पड़ता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। जिस दिन मतलब डेट खत्म हो गई इशू की, ठीक है, शेयर्स को इशू करने की, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर ये अमाउंट रिफंड करनी होती है लोगों को। अब अगर ये अमाउंट रिफंड नहीं की जाती, इफ सच मनी इज नॉट रिफंडेड, तो क्या होगा? हर एक डायरेक्टर, हर एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी जॉइंटली लायबल टू रीपे एंड विद इंटरेस्ट ऑफ 15%। मतलब वो तो पे करेंगे ही जितनी अमाउंट उनकी बनती थी लोगों की, ठीक है, एप्लीकेशन अमाउंट, उसके साथ साथ उनको 15% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और जितने भी पर्सन इन डिफॉल्ट होंगे उनको पेनल्टी लगेगी 1000 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर वापस करने हैं पैसे, तो 15 दिन के बाद 16वें दिन से उन्हें 1000 पर डे फाइन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1000 पर डे फाइन लगना शुरू हो जाएगा। तो जितने दिनों तक वो पैसे वापस नहीं करेंगे उतने दिनों तक उनको 1000 पर डे फाइन लगता रहेगा, लेकिन ये फाइन 1 लाख को एक्सीड नहीं करता। क्लियर? बट नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी। कभी कभी कॉरपोरेट वेल तब भी उठानी पड़ती है जब हम ये देखें कि कंपनी के पीछे ऑनरशिप किसकी है और उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। मतलब ये जो भी काम किए जा रहे हैं उससे कंपनी को तो बेनिफिट हो नहीं रहा, तो फिर वो कौन पर्सन है, किसकी ऑनरशिप है जिसको इस चीज का फायदा हो रहा है। तो कहते सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज्यादा इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट। क्या इन्वेस्टिगेट करना है? ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द कंपनी। और वो जो इंस्पेक्टर है वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द ट्रू पर्सन्स। मतलब कंपनी को तो बेनिफिट ही नहीं हो रहा इन चीज़ों का, जो भी वो डिसीजंस ले रही है, तो इसका बेनिफिट किसको हो रहा है। तो इसीलिए ट्रू पर्सन्स को डिटर्मिन करने के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसमें 2 बातें वो देखता है इंस्पेक्टर, 2 बातें देखता है। हु आर और हैव बीन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी। मतलब कौन से वो बंदे हैं जिनको फायदा होगा या तो कंपनी की सक्सेस से या कंपनी के फेलियर से। मान लो कंपनी ऐसे डिसीजंस ले रही है जो उसे फेल कर रहे हैं, तो फिर कंपनी ये डिसीजन क्यों ले रही है, इसके पीछे किसको बेनिफिट हो रहा है, तो वहां पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। और दूसरा, हु आर और हैव बीन एबल टू कंट्रोल और टू मटीरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का कंट्रोल किन हाथों में है,
कौन लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, कौन लोग हैं जिनके हाथों में कंपनी का कंट्रोल है, ठीक है। तो ये होता है इन्वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी, सेक्शन 216। फिफ्थ हमारे पास आता है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, सेक्शन 339। ये बेसिकली फ्रॉडुलेंट कंडक्ट तभी आता है पॉइंट नजरों के सामने जब वाइंड अप होती है कंपनी। वाउंड अप मतलब बंद की जा रही है कंपनी, और जब भी कंपनी बंद की जाती है ना, वाउंड अप की जाती है, तो या तो ऑनर खुद भी कर सकता है या ऑनर किसी को अपॉइंट करता है। उस बंदे को लिक्विडेटर बोला जाता है, जो लिक्विडेशन करता है कंपनी की, मतलब उसे वाइंड अप करता है, ठीक है। तो कहते हैं इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है, तो अगर लिक्विडेटर को कोई ऐसा बिजनेस मिलता है कंपनी के अंदर कि ऐसा बिजनेस किया जा रहा है जिसकी इंटेंशन थी क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड करना, कि कंपनी ऐसा बिजनेस कर रही है जिसके अंदर बिजनेस की इंटेंशन क्या थी, क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड करना, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर, मैंने अभी बताया लिक्विडेटर कौन होता है, जो कंपनी को लिक्विडेट कर रहा है, बंद कर रहा है, मतलब उसके एसेट्स को कैलकुलेट कर रहा है, उसकी लाइबिलिटीज को कैलकुलेट कर रहा है और रीपे कर रहा है अमाउंट को, ठीक है। तो लिक्विडेटर को अगर कुछ झोल लगेगा कंपनी में, ठीक है, तो लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लिख सकता है। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल डिक्लेयर कर सकता है कि वो कोई भी पर्सन, डायरेक्टर, मैनेजर या ऑफिसर हु वर नोइंगली कैरिंग ऑन द बिजनेस, कि जितने भी बंदे, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे ऑफिसर है, जितने भी लोग नोइंगली उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे इन द फॉरसेड मैनर, कि मतलब क्रेडिटर्स के साथ धोखा करने के लिए वो नोइंगली उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे, वो सारे बंदे पर्सनली लायबल होंगे। और तो और उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड नहीं रहेगी। कंपनी के केस में हमने पढ़ा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब जिस हद तक हम एग्री कर रहे हैं उतना ही हमें पे करना है। तो वो सारे बंदे जो क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड करने में इन्वॉल्व हैं, वो सारे पर्सनली लायबल होंगे और विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी लायबल होंगे। तो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप कर दिया, क्लियर हो गया। फिर आ गया सिक्स्थ पॉइंट, लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स। पहले तो मैं क्लियर कर दूं अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स क्या होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के राइट्स, ड्यूटीज सब कुछ मेंशन किया होता है। तो कंपनी वही कर सकती है काम जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो। तो अगर कोई भी काम ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड द मेमोरेंडम, तो वो अल्ट्रा वायर्स है, मतलब कंपनी के पास पार नहीं थी वो करने की, लेकिन फिर भी वो कर रही है, तो वो अल्ट्रा वायर्स होता है, मतलब अपनी लिमिट से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। और लिमिट है क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इतना मत सोचो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूरा चैप्टर करेंगे हम आगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये याद रखो कि अगर कोई भी काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाके हो रहा है, वो अल्ट्रा वायर्स है, ठीक है। तो एवरी डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, हर एक डायरेक्टर, हर एक ऑफिसर वो पर्सनली लायबल होगा जो अल्ट्रा वायर्स एक्ट करेगा, दैट इज एक्ट डन बियॉन्ड वंस लीगल पार। कंपनी के पास वो काम करने की पार नहीं है, मेमोरेंडम में नहीं लिखी हुई, लेकिन फिर भी परफॉर्म की जा रही है, तो जितने भी बंदे उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो सभी पर्सनली लायबल होंगे। तो ये था हमारा स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, ठीक है। उसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं और कॉमन लॉ एक्सेप्शंस में 10 पॉइंट्स हैं। तो कॉमन लॉ एक्सेप्शंस याद करें फटाफट। देखिए, ओ माय गॉड, ये क्या है, दिवाली। किस किस को पसंद है दिवाली, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को दिवाली बहुत पसंद है ना। तो हम बेसिकली दिवाली पे करते क्या हैं, क्रैकर्स। क्रैकर्स के लिए हम पैसे पे करते हैं। तो मेरे ख्याल से दिवाली पे वी पे अप्रोक्सीमेटली पापाज हाफ एफडी, इतने ही खरीदते हैं भाई, क्यों पैसा बर्बाद करते हो क्रैकर्स के ऊपर, मत बर्बाद किया करो। तो दिवाली पे हम लोग क्या करते हैं, दिवाली पे वी पे अप्रोक्सीमेटली पापाज हाफ एफडी। अब ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, अब इनको देखिए, दिवाली पे वी पे अप्रोक्सीमेटली पापाज हाफ एफडी। तो ये वो सारे हैं, ठीक है, मैंने आपको दे दिए साथ साथ में, तो आप लोग खुद लर्न कर लेना, ठीक है। बेसिकली मेरा पर्पस होता है कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी बहुत
थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाए और आपको एक बेस मिल जाए कि कहीं ना कहीं आपको 5-7 पॉइंट्स तो याद रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब जो मैंने लास्ट एफडी लिया है ना, तो एफ जो है वो 10th पॉइंट के लिए है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एन एजेंट, और डी 9th पॉइंट के लिए है, डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ कंपनी, ठीक है। तो आप ये आप याद कर लीजिए अच्छे से। और स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस में तो 6 पॉइंट्स हैं, यू आर एबल टू लर्न इजीली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच।